किसी का सिंह राशि में हो तो वो खुद गुस्से वाला हो जाता देखिए, पहले शुक्र के बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई भी ग्रह जिस राशि में बैठेगा, उस राशि के राशि स्वामी की उस राशि की नेचर को अपने अंदर ले लेगा। अब शुक्र को पत्नी कारक माना गया है। जब हम शुक्र की क्वालिटीज देखते हैं, हम देखेंगे कि इस जातक की वाइफ कैसी होगी। तो हमने देखा कि शुक्र सिंह राशि में बैठा, तो पहला प्रभाव किसका आया? सिंह राशि का आया। अब सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य है। सूर्य ज्योतिष में राजा माने गए, है। एक रॉयल प्लेनेट है। तो यानी कि शुक्र यानी वाइफ के अंदर जो क्वालिटी होगी, जो नेचर होगी, वो रॉयल वाली होगी। अब राजा का स्वभाव क्या होता है? वो किसी की सुनेगा नहीं, उसका काम है केवल ऑर्डर देना। तो सेम, जब शुक्र किसी व्यक्ति का सिंह राशि में बैठेगा तो उस जातक की वाइफ के अंदर एक स्वभाव होगा कि वो ऑर्डर देना ज्यादा पसंद करेगी, सुनना कम पसंद करेगी। और इस वजह से ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, क्योंकि क्या है कि आपके अंदर एडजस्ट करने की क्वालिटीज नहीं है, आप किसी की सुनना नहीं चाहते, आप एरोगेंट है। तो इस तरह से एक फर्स्ट इंप्रेशन हम कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है उस आधार पर ले सकते हैं। अब आपने बात करी चंद्र की, कि चंद्र अगर सिंह राशि में होगा तो उस जातक का नेचर कैसा होगा। ठीक है, नाड़ी ज्योतिष के, हालांकि ये आने वाले लेसन्स में मैं आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीजें सिखाऊंगा, मगर अभी आपने प्रश्न पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, नाड़ी ज्योतिष में मुख्य रूप से गुरु को जीव कारक माना गया है। आज के चैप्टर में भी इस चीज को मैं अभी आगे सिखाऊंगा। तो मुख्य रूप से गुरु किस राशि में बैठा है, उससे किसी व्यक्ति का नेचर डिसाइड होता है। जैसे कि हमने शुक्र जब सिंह राशि में बैठा, तो शुक्र कौन है? पत्नी है। तो हमने पत्नी का नेचर समझा। गुरु सिंह राशि में बैठेगा तो सिंह राशि की जो क्वालिटीज है वो अपने अंदर ले लेगा। मगर नो डाउट चंद्र को हमारे मन का कारक माना गया है, वो चाहे नाड़ी ज्योतिष हो, चाहे दुनिया की अन्य कोई पद्धति हो। चंद्र को हमारे मन का, हमारे विचार का, हमारी कल्पना शक्ति का कारक माना गया है। तो नो डाउट जब चंद्र सिंह राशि में बैठेगा तो जातक को उस तरह की नेचर देने में सक्षम होगा। मगर कॉन्क्लूजन हम तभी लेंगे जबकि हम गुरु पर आने वाले प्रभाव देखेंगे। अब हम इस पे अगर थोड़ा विस्तार में जाएं तो देखिएगा, चंद्र माता का कारक है। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि चंद्र इज योर मदर, है ना। किसी भी बच्चे के अंदर संस्कार या नेचर वही आएगा जो उसकी माता से उसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है। अब वो अगर अपने फैमिली में ये देखता है कि मेरी जो माता जी हैं उनको ऑर्डर चलाने की बहुत नेचर है, वो किसी की सुनना नहीं चाहती, तो जब उस बच्चे की परवरिश होगी ना, तो उसके अंदर नेचुरली वो चीज आ जाएंगी। इसलिए अगर हम, हालांकि नाड़ी ज्योतिष में तो हम चंद्र लगन को इंपॉर्टेंस देते नहीं, मगर पाराशरी में चंद्र लगन को एक इंपॉर्टेंस दी गई है। अब उसका कारण ये सेकेंडरी है कि चंद्र हमारे मन का कारण है, कारक है। क्योंकि मन तो अपने आप में बहुत बड़ा अपना विस्तार रखता है, बहुत बड़ा विचलन रखता है। तो मन को हम ये नहीं कहीं कैटेगराइज कर सकते कि वो इस राशि में बैठा है तो इसी तरह का नेचर होगा, 100% इसी तरह का नेचर होगा। किंतु जिस बच्चे को माँ बाप के संस्कार जैसे मिलेंगे, वो डेफिनेटली उस बच्चे का नेचर होगा। अगर किसी बच्चे की माता बहुत संस्कारी है, बहुत धार्मिक है, बच्चा देखता है कि घर में माँ बहुत शांत रहती है, बहुत शांति के साथ में बोलती है, माँ की जो लैंग्वेज है, जिस तरह से मदर अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, बच्चा वो चीज सीखेगा। अब किसी घर में जहाँ पर कि बहुत ज्यादा कलेश होता है, माँ बहुत जोर से चिल्लाती है, उस बच्चे को आप कितना भी अच्छी कोशिश कर लो, उसका चंद्र कितनी भी अच्छी राशियों में क्यों ना बैठा हो, मगर जब उसने घर में वो एटमॉस्फेयर देखा है तो उसके अंदर आएगा। तो आप चंद्र को सेकेंडरी नहीं कर सकते, मगर फाइनल कंक्लूजन आपको गुरु से ही लेना होगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम ये देखें, बहुत से बच्चे परिवार से दूर चले जाते हैं। भाई 10 12 15 साल की एज के बाद कहीं बाहर पढ़ने निकल गए, तो उसके बाद उनकी लैंग्वेज में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, उनका वे ऑफ थिंकिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। तो वो जो डिफरेंसेस आए हैं वो कॉन्क्लूड होंगे गुरु के द्वारा ही। तो ये चीजें होरोस्कोप में एक्सप्लेन करने के लिए पूरा होरोस्कोप जो है अच्छे से एनालिसिस करना होता है। कि अब होने को तो नाड़ी ज्योतिष में बुध को हमारे व्यवहार का कारक माना गया है। मर्क्यूरी किसी व्यक्ति का नेचर इंडिकेट करता है। मर्क्यूरी पर आने वाले प्रभाव ये डिसाइड करेंगे कि इस व्यक्ति का वे ऑफ टॉकिंग क्या होगा,
अगर मर्क्यूरी किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, मान लीजिएगा राहु के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, मार्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जब बोलेगा तो इस तरह का बोलेगा कि सामने वाले को लगेगा कि लड़ रहा है। क्योंकि मंगल क्या है, मंगल एग्रेशन देगा। मैंने आपको मंगल के कारक बताए थे कि मंगल एग्रेशन देता है। अब बुध हमारा नेचर है, यानी कि नेचर में क्या एग्रेशन आ गया, वाणी में क्या एग्रेशन आ गया, एक टॉन्ट वाली क्वालिटी आ गई। तो बहुत सारे कारक अलग अलग चीजों के होते हैं। कॉन्क्लूजन पर जाने के लिए हमें उसके सभी कारकों को देखना होता है, और फिर ये देखना होता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग प्रभाव किस चीज का है। होरोस्कोप में ये जज करना आना चाहिए कि व्हाट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। चंद्र का प्रभाव सबसे स्ट्रांग है, या बुध का प्रभाव सबसे स्ट्रांग है, या गुरु का प्रभाव सबसे स्ट्रांग है। जो ग्रह सबसे ज्यादा स्ट्रेंथफुली होरोस्कोप को कंट्रोल करेगा, व्यक्ति का लाइफ पैटर्न वही ग्रह डिसाइड करेगा। अब ये हम कैसे पता शनि के चलेगा? द्वारा भी अगर देखें, शनि क्या है, शनि हमारा प्रोफेशन है। व्यक्ति जिस प्रोफेशनल फील्ड में जाता है वो कहीं ना कहीं उसकी लैंग्वेज में आ जाता है, वो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ स्टाइल में आ जाता है। अब जब वो चीज उसकी लाइफ स्टाइल में आ रही है तो हम जो चंद्र पर प्रभाव था उसको भी नगण्य करेंगे, जो गुरु पर प्रभाव था उसको भी नगण्य करेंगे। तो कुंडली में सबसे पहले तो इसलिए यही देखना होता है कि कुंडली को किस ग्रह के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। हम अगर एक तो ये फिक्स चीज उठाकर चलें कि हम इस चीज के आधार पर ही प्रिडिक्शन कर देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। और यही प्रिडिक्शन की आर्ट है, वरना तो ज्योतिष बहुत आसान हो जाता। मैंने आपको कहा कि भाई शुक्र पत्नी का कारक है, अब शुक्र किस राशि में बैठा उससे अगर आप किसी व्यक्ति की पूरी मैरिड लाइफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो फिर तो 9 दिन में हम 9 ग्रहों के कारक आपको और 12 राशियों के कारक बता सकते हैं। वो अपने आप में बहुत इजीली आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे और सीख पाएंगे। तो उतना इजी भी नहीं है। हाँ, चीजों को इसलिए मैं प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आप चीजों को अच्छे से समझें और फिर हम एक कॉन्क्लूजन पर पहुंचे। दिव्या जी ने अपना हैंड रेस कर रखा है। दिव्या जी बताइए आपका क्या प्रश्न है, और वीडियो ऑन करके। दिव्या जी, अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही है तो प्लीज आप अपना प्रश्न पूछिएगा। और जो भी लोग क्लास में हैं या तो क्लास में एक्टिव रहें या क्लास को लीव कर दें। इस तरह से नहीं चलेगा कि दिव्या जी देखने के लिए एक्टिव हैं और ओके बाय मिस्टेक, ठीक है। और अच्छा किसी का सर, कोई? एक चीज बताइए। हाँ, हाँ मेरा जी, एक क्वेश्चन है सर। जी जैसे बताइए। आप बताए कि कौन सा ग्रह किसी कुंडली को पूरी की तरह से कंट्रोल करता है, तो ये कैसे पता चलेगा हम लोग कि कौन सा ग्रह किसी कुंडली को कंट्रोल कर रहा है? अभी जैसे सर कि आपकी एक मिनट, अभी आपकी आज थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में अगर आप ये पता इस करना सीख गए तो आपको अगली 27 क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा समय खुद को दीजिएगा, थोड़ा सा समय मुझको दीजिएगा। ठीक आज आपको ये बताया तो आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से हम ये देखें कि कुंडली में कौन सा ग्रह हमें सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है या कौन सा एक्टिव है। ठीक है सर। जी जी सर, जी सर। वो तो आपकी क्लास शुरू नहीं हुई थी तो आप सब आए नहीं थे टाइम से पहले, तो शकुंतला जी का एक प्रश्न था तो मैंने उसका आंसर किया। बाकी ये आज की जी क्लास के हिसाब से एक इररिलेवेंट क्वेश्चन है, मगर अब नहीं थे तो अब किसी ने पूछा है तो टाइम का तो यूज किया जा सकता है ना। जी दीपाली जी जी बताइए। जी। पता नहीं ये क्वेश्चन अभी जायज है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि चलित कुंडली और लग्न कुंडली, हम्म। चलित कुंडली लोग क्यों नहीं देखते? क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी देखा है, बहुत सारे लोग सिर्फ लग्न कुंडली ही देख के चलिए प्रेडिक्शन। एक मिनट, मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछता हूँ, चलित कुंडली होती क्या है? क्या मुझे नहीं आपको? पता। ये पता है कि अ, चलित कुंडली में ऐसे होता है कि राइजिंग पे जो है, राइजिंग के हिसाब से देखते हैं कि कितने डिग्रीज में है। और कितने बार ऐसे होता है कि वो कैलकुलेशन जो भी कंप्यूटर कर लेता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर डिग्रीज देखोगे तो वो दूसरे हाउस में आता है। जो प्लैनेट है वो कभी कभी आउट ऑफ रेंज, मतलब जो हाउस का चलिए रेंज है उसके बाहर, मुझे पता तो चल गया आपको दूसरे कितना घर में नॉलेज आता है। मैं आपको थोड़ा सा आंसर दे देता हूँ। नाड़ी ज्योतिष में चलित कुंडली की आवश्यकता नहीं होती, उसके सबसे मेन रीजन आपको बताता हूँ। नाड़ी कुंडली में दशांतर दशा का यूज नहीं किया जाता। है। अच्छा। ठीक है, दशांतर दशा का जब आप यूज करेंगे तब आपको चलित कुंडली की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। नाड़ी में भावों का यूज किया जाता है। अब चलित कुंडली में होता क्या है, लग्न की डिग्री से जो ग्रह बहुत ज्यादा आउट चला गया, मानिए लगन 5 डिग्री का है और कोई ग्रह अगर
कुंडली में 25 डिग्री का 26 डिग्री का बैठ गया, मान लीजिएगा लगन मेष लगन है 5 डिग्री का, और मेष राशि में ही मान लीजिएगा कोई ग्रह 25 डिग्री का है, तो आप चलित में अगर उसको देखेंगे तो वो वृषभ राशि में पहुंच चुका होगा। अब चलित में होता क्या है कि ग्रह जिस भाव में लगन कुंडली में बैठा है या लगन कुंडली में जिस राशि में बैठा है उसका प्रभाव न देकर चलित में जिस भाव में जाता है उसका प्रभाव देता है अपनी दशा अंतरदशा में। अब अच्छा। नाड़ी ज्योतिष में दशा अंतरदशा का यूज है नहीं, तो वहां पर वो चलित कुंडली नगण्य हो जाती है। मगर मगर नाड़ी ज्योतिष में प्लैनेट्स की डिग्रीज का बहुत बड़ा यूज है। तो जब मैं प्लैनेट की डिग्री वाले सेक्शन पर आऊंगा तो आपका ये क्वेश्चन अपने आप में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम ग्रहों की डिग्रीज का यूज करते हैं। क्योंकि अगर कोई ग्रह 5 डिग्री पर बैठा है तो उसका किस तरह से यूज करेंगे, और कोई ग्रह 25 डिग्री पर बैठा है तो उसका प्रभाव कैसे होगा। तो जब एक्चुअली मैं क्या कहता हूँ, मैं तो नवांश का भी, अभी नाड़ी ज्योतिष की अगर आप बात करोगे तो नाड़ी ज्योतिष में नवांश कुंडली का कोई यूज नहीं है। अगर आप पराशरी की बात करेंगे तो नवांश कुंडली भी खोलेंगे, दशमांश भी खोलेंगे, D60 तक खोलेंगे। अब नाड़ी ज्योतिष कहती है कि जब हमारे पास ग्रहों की लगन कुंडली में डिग्रीज है, अच्छा। उन डिग्रीज से तो सारे डिविजनल चार्ट्स बन रहे हैं ना। सही बात है। चार्ट्स लगन की कुंडली से बने हैं। तो जब आपके पास लगन कुंडली की डिग्रीज हैं तो पहली चीज आपकी कैलकुलेशन इतनी शार्प होनी चाहिए, आपका कैलकुलेशन पर इतना कमांड होना चाहिए कि आपको अलग से किसी सॉफ्टवेयर में नवांश कुंडली खोलने की जरूरत ना पड़े। आपका दिमाग यहां कैलकुलेट करे कि ये किस नवांश में हो सकता है। दूसरी चीज, जब हम प्लैनेट्स की डिग्रीज देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किसी राशि विशेष में प्लैनेट कितना प्रभाव दे चुका है या कितना प्रभाव देगा, तो हमें नवमांश की दशमांश की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये सारा का सारा कैलकुलेशन है। इसको केवल ऐसा कह सकते हैं कि जो कमजोर बच्चे होते हैं, जो बहुत अच्छे से प्रेडिक्शन नहीं सीख पाते, उनको सिखाने के लिए हमारे विद्वानों ने अलग अलग डिविजनल चार्ट्स आपको दे दिए कि भाई चलो आप लगन कुंडली से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे तो आप चलो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेना, आप यहाँ से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे तो चलो आप यहाँ से कैलकुलेशन कर लेना। जैसे छोटे बच्चों को देखते हैं कि क्लास में एक बच्चा कमजोर है, उसको मैथ के फॉर्मूलाज ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको सिखाने के लिए कोई दूसरा तरीका निकालते हैं। बेहतर तो ये होता ना कि आपकी कमांड उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए लगन कुंडली पर ही कि आपको किसी दूसरे चार्ट की जरूरत ना पड़े। और नाड़ी ज्योतिष इसी चीज पर जोर देती है, इसलिए हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं होता। मैंने हालांकि आप में से बहुत सारे लोग भी अलग अलग कोई सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे, मैं कभी कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता। मैं किसी भी मोबाइल, मेरे पीसी में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है आज की तारीख में कुंडली बनाने वाला। मोबाइल का जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता है, चाहे वो एस्ट्रोसेक ले लीजिएगा या कोई भी मुझे प्लैनेट्स की डिग्री देता है, उस सॉफ्टवेयर से मैं डेट ऑफ बर्थ डालकर कुंडली निकालकर उसे अपने डायरी में ड्रॉ करता हूँ और उसी से सारा प्रोडिक्शन करता हूँ। वो सारा का सारा मैनुअल कैलकुलेशन करता हूँ और कैलकुलेशन दिमाग में चलता है या उस पेपर पे चलता है। ठीक है। अच्छा। चलिए अच्छा, आज क्योंकि की इसमें कैसे ना 8th बोलिए। हाउस से 9th हाउस एकदम से चलित में बहुत सारे प्लैनेट्स चेंज हो गए। हाँ हाँ, वो तो मैं अभी चेंज जैसे होंगे, वो पढ़ रही थी तो दशांतर दशा मुझे का प्रभाव देंगे। इंक्विजिशन मुझे में। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन हाँ कहाँ से आया है, क्योंकि आपका 8 हाउस इतना एक्टिव है ना, तो आपके कुछ जा रहे होंगे नाइन्थ। हाँ। आपने चलिए तो खोली होगी, आपके कुछ 9 में चलित पहुंच में गए होंगे। एकदम से 9th हाउस में चला गया जुपिटर, 8th हाँ, हाउस से। चलिए तो मैं सोच रही थी अभी मैं समझा हुआ दूंगा आपको जुपिटर किसी 8th दिन। हाउस में था, 9th चला आपका कौन सा गया। प्लेनेट किस तरह से इफेक्ट देगा मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। हाँ जी। चलिए हम आज पहले तो ये आप में से किसी को लास्ट क्लास में कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिएगा, नहीं तो आज के लेसन को शुरू करेंगे। चलिए, मैंने ये कहा था कि केवल रट्टा ही मारना होता है, ये सब जो आपने लास्ट क्लास में सिखाया हाँ, वो। ये जो अभी चल रहा है ना ये रट्टा मारने वाला है। अभी 9 प्लैनेट्स के नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आपको 12 राशियों के नाम अच्छे से याद होना चाहिए। मैंने कहा था ये रट्टा ही मारना है। अगर मैं ठीक है, सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा जरा, सबका टेस्ट ले लें थोड़ा सा। सर आज हम करेंगे क्या? मैं, नमस्कार सर, आज हम करेंगे क्या? कौन बोल रहे हैं? आज आज मैं रोजी बोल रही हूँ सर। आज क्या पढ़ेंगे हम, मैंने कहा। अभी जब पढ़ेंगे तो वो भी बताएंगे। सब पहले अपनी वीडियो खोल लीजिएगा, पहले लास्ट क्लास में किसका क्या था। अभी रोजी जी को तो खैर मुझे जी पता है, जी पता जी। ही होगा, लास्ट क्लास का वो नॉर्मल सा था उनके लिए। रोजी जी हाँ जी। काफी विद्वान एस्ट्रोलॉजर हैं, इनके पास जी कई जी काफी जी। डिग्रीज भी हैं ज्योतिष के विद्यालयों की। ठीक है, यशिका राणा जी, दिव्या खत्री जी, दीपाली जी, अजीत जी, धवनी जी, सौरभ जी, सब अपना पहले वीडियो खोल लीजिएगा और उसके बाद
एक एक से सर प्रश्न वीडियो पूछता खोलना हूँ। जरूरी सर? हाँ, वीडियो खोलना जरूरी है, सर मुझे भी तो कैमरा पता चलना चाहिए ना कैमरा में कि थोड़ा आप पढ़ रहे प्रॉब्लम हैं। हो रहा है। अभी क्लास में आप कैसे जाते थे क्लास में, अभी ऐसा थोड़ी ना कि मास्क लगा के जाते हो। आप ऐसे ही समझो जैसे आप नहीं अपने नहीं सर, कॉलेज में बैठते थे। टी शर्ट पहनना हाँ पड़ेगा कैमरा में सर। सर थोड़ा सा इशू हो रहा है। थोड़ा सा चलिए, आपको थोड़ी सी छूट दे देते हैं, आप दो लोगों को, अजीत जी को और यशिका जी को आज। बाकी खोल लीजिएगा, जो खोल सकते हैं आजाद दे कंफर्टेबल दो, है। आजाद दे दो बस, आजाद। चलिए ठीक है। पुनीत जी, कल से पहन लेंगे सर। 10 नंबर की राशि कौन सी है? कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन। नहीं, मैं जिससे पूछूं नाम लेके वही बताएगा। जी जी। अंश जी। और शाहिल जी, वाटर एलिमेंट साइंस कौन से हैं? बिना देखे बताना है। हेलो। वाटर एलिमेंट साइंस कौन से हैं? साहिल जी, आपका म्यूट है, आप इसे अनम्यूट कीजिएगा हाँ पहले। सर। हाँ, वाटर एलिमेंट हाँ साइंस कौन सर। से? सर कर्क है, हाँ, और? वाटर एलिमेंट है, और दूसरा है चलिए दीपाली जी, आप एक बताइए मिनट। बाकी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक। चलिए, सौरभ जी, फायर एलिमेंट साइंस के बारे में बताइएगा। सर फायर एलिमेंट्स में मेष है, सिंह है और धनु है। ठीक। ध्वनि जी, ब्राह्मण ब्राह्मण कास्ट वाले ग्रहों के बारे में बताइएगा, कौन कौन सी है, कौन कौन से ग्रह ब्राह्मण वर्ग को शो करते हैं? एक तो धनु राशि, नहीं, राशि नहीं, ग्रह। नवग्रहों में ग्रह बताइएगा। ब्राह्मण में जुपिटर, हम्म। और एक शुक्र। ठीक है। यशिका जी, आप कुछ बताना चाहेंगी? हाँ जी सर। कुछ बताना चाहेंगी, आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ जी सर पूछिए। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट का साइन कौन सा है? स्टेट स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट का राशि। साइन अशोक स्तंभ। हाँ जी। अशोक स्तंभ। अच्छा, अरे चलिए, ऐसा करिए, लास्ट क्लास का, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जो वीडियो शेयर की थी वो वीडियो अच्छे से देखिएगा और नहीं नोट्स मैंने बनाया देखी थी कीजिएगा। सर, मेरे को टाइम नहीं मिला। हाँ, मैं तो समझ गया अशोक स्तंभ स्टेट सुनते गवर्नमेंट ही। का साइन। आपने मतलब एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल बाहर की बात कर दी, यहाँ कोई। अच्छा हम अच्छा, सूर्य है सर, सूर्य है। नहीं नहीं नहीं, सूर्य सूर्य है। बिल्कुल नहीं। जी वेन्या सर, आप बताइए क्या पूछ रहे थे? मैं तो अभी लियो। आई हूँ सर, मैं कहीं गई हाँ, हुई लियो। थी। देखो, स्टेट गवर्नमेंट का साइन मैंने लियो इसलिए है। पूछा था यशिका जी, इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए था। अच्छा, लियो साइन के मैंने बारे में तो क्वेश्चन आपको भी ध्यान से सुना नहीं, बस यही मैंने सोचा स्टेट गवर्नमेंट का साइन कौन सा है। इसके बारे में आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए था। चलिए, नहीं पता तो अब क्या ही कर सकते हैं। हाँ ठीक है। जी। तो लगभग लगभग सब पढ़कर आए हैं, एक दो मित्रों को छोड़कर। तो अभी ना थोड़ा सा डिस्कशन ये करते हैं, क्योंकि वास्तव में नाड़ी ज्योतिष में कुंडली होती क्या है। आपने एक नॉर्मल कुंडली सबके अपने पास होगी। अंश जी। जी बोलिए। अंश जी, मैं एक कह रहा था, मैं थोड़ा सा ना स्पीकर में थोड़ा सा आवाज कम आ रही है, तो हम्म। मुझे बार बार कान लगाना पड़ रहा है इसके पास। अगर आप परमिशन दे तो मैं वीडियो बंद कर लूं। हाँ, कर लीजिएगा, जब आप वीडियो की बंद कर जरूरत हो लीजिएगा। गया मुझे कहें, ठीक उसमें है वीडियो ठीक है, आप खोल बंद लूंगा। कर लीजिएगा, आप, कोई इशू नहीं है वो, एक्चुअली क्या है ना, कोई बात नहीं, अगर ऐसा हाँ इशू जी। है जिसके साथ, वो कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू। हम ना कुंडली पर आते हैं सीधा। एक्चुअली क्या है, आप सबके पास अपनी अपनी कुंडली होगी, और सबकी कुंडली मोस्टली इस डिजाइन में होगी। ठीक है। पहले तो एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि हमारे एक दो मित्र नए हैं और कुछ को पूरी तरह से कुंडली के बारे में पता भी नहीं। 5 मिनट का इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपको दे देता हूँ। तो बेसिकली, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, कि ये कुंडली अपने आप में कुछ नहीं है। 9 के 9 ग्रह, मतलब 9 में नहीं, बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सब कहीं ना कहीं 360 डिग्री पर सौर मंडल में रोटेट कर रहे हैं। और जो प्लैनेट्स की पोजीशन ली जाती है वो हमारी धरती के रोटेशन के हिसाब से ली जाती है। हमारी धरती सूर्य के चारों तरफ घूम रही है 360 डिग्रीज पर। तो 360 डिग्रीज पर जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो वो 12 अलग अलग राशियों में भ्रमण करती है। और जब वो उन 12 अलग अलग राशियों में भ्रमण करती है, तो उस समय कौन सा ग्रह किस राशि में भ्रमण कर रहा होता है, वो प्लैनेटरी पोजीशन हम धरती से देखते हैं। ठीक है।
तो ये जो होरोस्कोप का आप डिजाइन देखते हैं, ये बेसिकली 360 डिग्री के एक सर्किल को 12 हाउसेज में डिवाइड किया है, और 12 हाउसेज में जब उसको डिवाइड किया जाता है तो यहां पर 360 को जब आप 12 से, सॉरी, अरे 360 को आप जब 12 से डिवाइड करते हैं तो 30 डिग्रीज की आपकी एक राशि ये नॉर्मली बनती है। यानी कि 360 के इस पूरे के पूरे सर्किल को जब आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 12 साइंस ये होते हैं जो कि बनते हैं। अब ये लिखे जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आप कोई भी कुंडली उठाएंगे तो आपने देखेंगे तो यहाँ 1 नंबर लिखा है, तो यहाँ 2 नंबर लिखा होगा, यहाँ 3 लिखा होगा। और ये जो नंबरिंग होती है ये होती है राशि की। इसमें एक चीज समझ लेना बहुत अच्छे से जरूरी है, जो लोग नए हैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, बाकी सबको ज्यादातर को पता है कि यहाँ पर जो ये नंबरिंग होती है ये होती है राशि की। राशियां यहाँ पर स्थिर नहीं है, राशियां हर कुंडली के हिसाब से बदलती है। किसी के में यहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा, किसी के यहाँ पर 4 नंबर लिखा होगा, किसी के यहाँ पर 5 नंबर लिखा होगा। ये जो फर्स्ट बॉक्स है इसको कहते हैं लग्न। लग्न में राशि कोई भी हो सकती है, किंतु आपका जो बॉक्स का जो नेचर है वो फिक्स है, यानी कि ये प्रथम भाव ही होगा हर कंडीशन में। हर कंडीशन में ये सेकंड हाउस ही होगा, हर कंडीशन में ये थर्ड हाउस ही होगा। बस यहाँ पर क्या है, सबकी कुंडलियों में राशियां बदलेंगी। अरे क्या हुआ, जैसे ये कि मान लीजिएगा किसी के यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, तो आप कहेंगे 5 नंबर का साइन कौन सा था, कोई भी एक बताइएगा मुझे। लियो। कौन सा साइन है? लियो। सिंह सिंह यहाँ पर राशि। अगर 5 नंबर लिखा है तो आप कहेंगे इस व्यक्ति का लग्न है सिंह। ठीक है, लियो साइन। और यहाँ पर सिंह राशि में उसका प्रथम भाव आ रहा है। जब यहाँ पर 5 नंबर लिखा होगा तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा। तो जहां पर 8 नंबर होगा वहां सिंह लगन वालों के लिए कौन सा भाव होगा? क्या फोर्थ। बोले थे? फोर्थ। फोर्थ। स्कॉर्पियो। फोर्थ होगा। पहले तो जो बेसिक लेवल पर है उनकी इस पर कमांड होनी चाहिए, आप इस पर कमांड कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगली चीज पर। ये इस पर थोड़ा आपकी कमांड होनी चाहिए ताकि आपको सोचना ना पड़े कि जहां पर नंबरिंग लिखिए, नंबरिंग राशि की होती है, हाउस फिक्स होते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर नंबर कुछ भी हो मगर ये 7th हाउस ही रहेगा, यहाँ पर नंबर कुछ भी हो ये 12th हाउस ही होगा। बस आप इतना कहेंगे कि अगर यहाँ पर 8 नंबर लिखा है कि 12th हाउस में स्कॉर्पियो साइन है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि नाड़ी ज्योतिष में कुंडली वास्तव में होती क्या है। तो नॉर्मली सबके पास अपनी अपनी कुंडली होगी। एक एग्जाम्पल कुंडली मैंने यहाँ पर ली है। 1 जनवरी वर्ष 2000 9 बजे की ये कुंडली है, आप देखेंगे। अब इस कुंडली को अगर आप देखेंगे तो ये जो कुंडली बेसिकली बनती है ये बनती है मकर लगन की कुंडली। जब आप ये बर्थ डिटेल किसी भी होरोस्कोप किसी भी सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो यहाँ पर मकर। आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है, नेटवर्क इश्यू होगा थोड़ा। अभी अभी ठीक आ रहा है सर। है ना, ठीक है। तो जब आप ये बर्थ डिटेल किसी भी सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो यहाँ पर आपको मकर लगन की कुंडली दिखाई देगी। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट हाउस में मकर राशि उदय हो रही है, तो आप सबके पास जो कुंडली होगी वो इस तरह की होगी। मगर नाड़ी ज्योतिष में इस तरह से कुंडली नहीं बनती है। ये होगी लग्न कुंडली, इसको कहते हैं लग्न कुंडली। मगर मैंने आपसे कहा था लास्ट लेसन में कि नाड़ी ज्योतिष में अगर किसी पुरुष की कुंडली है तब हम गुरु को आधार मानकर ही सारा प्रेडिक्शन करते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो लगन कुंडली है इसमें गुरु किस राशि में बैठा है। यहां पर हमने देखा कि गुरु मेष राशि में बैठा है। ठीक है, तब हम जब नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से किसी पुरुष जातक की कुंडली बनाएंगे तब हम मेष लगन की कुंडली डिजाइन करेंगे। किसी का माइक खुला हुआ है, उसके पीछे से बहुत साउंड आ रहा है, तो माइक ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो नाड़ी ज्योतिष में पुरुष जातक के लिए हम गुरु को लगन मानकर ही जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं। तो कुंडली यही है, ये जो यहाँ पर जो होरोस्कोप आपको दिख रहे हैं 3 सेम ही है। ये लगन कुंडली है जो कि टाइम के हिसाब से बनी है, और ये जीव
कुंडली मेल की ये नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से बनी है, क्योंकि हमने यहां पर गुरु को लगन में रख दिया। इसको कहते हैं जीव कुंडली। अब अगर यही कुंडली, यही बर्थ डिटेल अगर किसी फीमेल की है, तब हम शुक्र को लगन में रख देंगे। आप देखिएगा यहां अगर आप देखेंगे तो शुक्र वृश्चिक राशि में है। लगन कुंडली में जहां लगन कुंडली रखा लिखा है, वहां आप देखिएगा शुक्र कहां पर है, वृश्चिक राशि में। तो जब हम यही कुंडली किसी लड़की की बनाते हैं तो हम यहाँ पर वृश्चिक लगन की कुंडली बनाएंगे। तो इसलिए नाड़ी ज्योतिष में हम सबसे पहले कहते हैं कि कभी भी प्रोडिक्शन करने बैठो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले का जेंडर क्या है। आप सामने वाले से क्लियरली पूछेंगे, अगर कोई बर्थ डिटेल आपको देता है कोई भी व्यक्ति कि इस कुंडली पर आपका गाइडेंस चाहिए, तो आप सीधा उससे पूछेंगे कि जेंडर आप मुझे बताइएगा। लगन कुंडली ये है। उसके बाद जेंडर के हिसाब से आप अगर पुरुष की कुंडली है तो गुरु के हिसाब से कुंडली बनाएंगे, और स्त्री की कुंडली है तो शुक्र के हिसाब से कुंडली बनाएंगे। ठीक। अब नाड़ी ज्योतिष क्या कहता है कि आपको कुंडली में जो प्रिडिक्ट करना है उस हिसाब से आप ग्रहों को महत्वता देंगे। यानी कि जब हमें किसी जातक के नेचर के बारे में जानना है, उसके लाइफ स्पैन के बारे में जानना है, तब हम जीव कुंडली बनाएंगे। अर्थात जीव कुंडली अर्थात आपके जीवन की कुंडली। पुरुष के लिए गुरु को लगन में डालकर और स्त्री के लिए शुक्र को लगन में बैठाकर। अब मान लीजिएगा यही जातक जिसकी ये कुंडली है लगन कुंडली, यही अगर आपसे पूछता है कि भाई मुझे अपने प्रोफेशन के बारे में जानना है, तब आप कौन सी कुंडली बनाएंगे? मैंने आपसे कहा था कि नाड़ी ज्योतिष में शनि को कर्म का कारक माना गया है। कर्म अर्थात प्रोफेशन। तब आप देखेंगे यहां पर आप शनि को, जिस राशि में शनि बैठा है, शनि को बेस मानकर लगन मानकर आप कुंडली बनाएंगे। शनि को बेस मानकर जो आप कुंडली बनाएंगे वो लग्न कुंडली हो, शनि अर्थात कर्म कुंडली होगी, उसी को आप लगन बना लेंगे। आप देखेंगे यहां पर शनि मेष राशि में बैठा है। अब वो प्रश्न किसको लेकर है? प्रोफेशन को लेकर। जब प्रोफेशन को लेकर प्रश्न आया तब हमने कर्म कुंडली बनाई, और कर्म कुंडली में हमने जिस राशि में शनि है उसको लगन में बिठा लिया। अब यही व्यक्ति अगर अपने पिता के बारे में कुछ जानना चाहता है, अपने पिता के बारे में अगर यही व्यक्ति कुछ जानना चाहता है, तो हमने देखा कि सूर्य पिता का कारक ग्रह है। सूर्य यहां पर बैठा है धनु राशि में। तब हमने धनु राशि को ही लग्न बनाकर सूर्य को लगन में रखकर ही कुंडली बना ली। और सेम अगर यही व्यक्ति कहता है मुझे अपनी माता के बारे में जानना है, तो माता का कारक कौन है? चंद्र है। तब हमने नई कुंडली बनाई जिसमें कि हमने चंद्र को लग्न में रखा है। तो ये होता है नाड़ी ज्योतिष में कुंडली का निर्माण करना। अब बेसिक लेवल पर हमें ये सारा का सारा समझना और सीखना पड़ता है, मगर एडवांस लेवल पर जब हम होते हैं तो हमें ये सब सीखना समझना नहीं पड़ता। होता क्या है, ये सारा का सारा दिमाग में कैलकुलेशन चलता रहता है। उद्देश्य ये था कि आपको ये समझ में आए कि नाड़ी ज्योतिष में किस तरह से कुंडलियां बनाते हैं और किस तरह से नाड़ी ज्योतिष में किसी लग्न विशेष को महत्वता दी गई है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ आपको? जी। क्लियर है। क्यों, कौन बोल रहे साहब? उनकी आवाज़ बहुत आ नहीं रही है, काफ़ी आवाज़ में उनके डिस्टरबेंस है। तो नाड़ी ज्योतिष का सीधा सा फंडामेंटल ये है कि आपको 9 ग्रहों के कारक पर कमांड होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्रह किसका कारक है। उससे संबंधित प्रश्न आता है तो आप उस ग्रह को कारक मानकर उसको लग्न मानकर ही आप फलित करेंगे। अगर किसी फीमेल के होरोस्कोप में ये पूछता है, कोई फीमेल पूछती है कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, अब मैरिड लाइफ के लिए मंगल उस लड़की का पति है, तो आप मंगल को लगन मानकर कुंडली का विश्लेषण करेंगे। अब यहां पर हम 2 कुंडलियों को आधार मानेंगे। एक तो हो गई वो लड़की खुद, शुक्र, क्योंकि मैरिड लाइफ तो उस लड़की की है, और दूसरा उसका पति। ठीक। कोई क्वेश्चन अगर है तो आप पूछिएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि जो हमारे नए मित्र हैं उनको कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो यहाँ पर। जी सर, आपने जैसे बोला मतलब अगर पति का देखना है तो हम मंगल से देखेंगे, बिल्कुल। है ना? हम्म। तो आपने बोला इसके बाद भी आपने मतलब मंगल का देखना, दूसरा हमने दूसरी कुंडली कौन सी देनी है, जन्म कुंडली या कुछ और? किसका प्रश्न है ये? रोजी जी का?
हाँ देखिए, जी। फीमेल होरोस्कोप है, फीमेल होरोस्कोप में नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से मंगल पति का कारक ग्रह है। ठीक है। किसी स्त्री की मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, ये दो चीज पर हाँ डिपेंड जी। करता है। मंगल अर्थात उसका पति, हम्म। और दूसरा हाँ जी। शुक्र जी। अर्थात वह लड़की खुद। जी। ठीक है। अगर पति की स्ट्रेंथ के बारे जी। में जानना है, पति के लाइफ स्टाइल के बारे में जानना है, पति की नेचर के बारे में जानना है, तो आप मंगल को लगन बनाएंगे। आप मंगल को लगन बनाकर पति के बारे में पहले जान लेंगे। ठीक। उसके बाद आपने शुक्र को जी। लगन बनाकर शुक्र के बारे में जाना। अब कोई हम्म। भी शादी कब चलेगी, जब पति पत्नी दोनों के बीच में बैलेंस होगा। दोनों में से कोई एक भी अगर ये सोचेगा कि भाई मैं कुछ ऐसा कर लूँ, कुछ वैसा कर लूँ, तो वो मैरिड लाइफ चल नहीं पाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि आप देखेंगे कि मंगल अगर जन्म कुंडली में पीड़ित है या शुक्र जन्म कुंडली में पीड़ित है, दोनों में से कोई भी अगर पीड़ित है, तो यानी कि दोनों के बीच के जो रिलेशंस है वहां पर किसी ना किसी तरह की परेशानी है। तब आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच में रिलेशंस ब्रेक होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। और अगर दोनों मंगल और शुक्र दोनों जन्म कुंडली में बैलेंस्ड होकर बैठे हैं, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर मैरिड लाइफ में कोई इशू नहीं आएंगे। जैसे कि आप पाराशरी में, मैं आपको बताता हूँ, पाराशरी में आप क्या मानते हैं कि जन्म कुंडली का सप्तम भाव अगर पीड़ित है, तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं इश्यूज होंगे। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि अगर जन्म कुंडली में मंगल पीड़ित है अथवा शुक्र पीड़ित है, तब मैरिड लाइफ में इश्यूज होंगे। शुक्र पीड़ित है तो हो सकता है लड़की की हेल्थ ही खराब हो। दोनों के बीच पाप ग्रहों का प्रभाव आ गया, दोनों के बीच के जो रिलेशंस हैं उनमें पाप ग्रहों का प्रभाव आ गया, तो वहां पर मैरिज जी। ब्रेक होने की संभावना बनेगी। अब जैसे कि अगर हम ये भी देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम आज के समय में जो रिलेशनशिप ब्रेक होने का रीजन होता है, वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में चीटिंग होती है। तो वहां पर क्या देखना होता है, जैसे आपने मंगल को लगन बनाया, तो मंगल पर किस तरह के प्रभाव है, वो प्रभाव आपको बताएंगे कि हस्बैंड आपके लिए कितना लॉयल है। शुक्र पर आने वाले प्रभाव बताएंगे कि ये लेडी अपने रिलेशनशिप के लिए कितनी लॉयल हो सकती है, कितना डिवोटी हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको लगन, दोनों कुंडली बनाकर मंगल को भी लगन में डालकर और शुक्र को भी, आपको सबसे पहले तो यही देखना होता है कि इन हस्बैंड वाइफ का नेचर किस तरह का है, बिहेवियर किस तरह का है। क्योंकि अगर आपके सामने कोई ब्लाइंड होरोस्कोप रखा, सामने वाले को ये प्रोडिक्शन चाहिए कि मैरिड लाइफ किस तरह की होगी, तो आपको एक मोटा मोटा मंगल शुक्र पर आने वाले प्रभाव से ये पता चल जाएगा कि मैरिड लाइफ डिस्प्यूटेड होगी। मगर डिस्प्यूट होगा किसकी वजह से, ये देखने के लिए आपको जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र पर आने वाले प्रभाव देखने होंगे। ठीक है। सर एक पूछना था मेरा। बिल्कुल पूछिए जी। सर एक्चुअली आवाज मिसिंग हुई है थोड़ी ना। आवाज मिसिंग हुई है थोड़ी ना अभी। अभी आवाज, कुछ और तो नहीं बोला था आपने? नहीं नहीं, अभी कुछ बोलना एक तो नहीं है। आपने लास्ट में ये बाकी चीज तो आपने बोल दी ना, मंगल की कुंडली और शुक्र पर वो तो पता चल गया। उसके हम्म। बाद आपने बोला जन्म कुंडली में लास्ट में देखना, तो जन्म कुंडली में लास्ट में फिर हमने क्या देखना है, जैसे हम नॉर्मल देखते हैं वैसे क्या? देखिए देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि देखिए, मंगल और शुक्र पर आने वाले प्रभाव आपको ये बताते हैं कि नेचर कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा। आपने मान लीजिएगा जन्म कुंडली में देखा कि मंगल पीड़ित है या शुक्र पीड़ित है, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया ये लग गया कि इन लोगों की मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं। ठीक है। अब आपके पास मान जी। लीजिए एक ब्लाइंड होरोस्कोप है, आपको एक डीप एनालिसिस करना है। सामने वाला आपको पूछता है कि ठीक है, मान लीजिए पेरेंट्स ने कुंडली दी आपको, पेरेंट्स को नहीं पता कि हमारे बच्चों के बीच में क्या इश्यूज हैं। पेरेंट्स ने जब आपको कुंडली दी, तो अब आपने कहा कि भाई इनकी मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं, यहाँ पर डाइवोर्स होने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो वो पूछेंगे कि भाई किसके अंदर कमी है। तो वहां पर क्या होता है, आप मंगल पर आने वाले प्रभाव से लड़के की नेचर देखेंगे, शुक्र पर आने वाले प्रभाव से लड़की की नेचर देखेंगे। अगर आपको ये दिख रहा है कि मंगल के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, या मंगल का जो नेचर है वो वल्गर टाइप का है, तो आप कह सकते हैं कि भाई लड़का अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल नहीं है। सेम शुक्र पर अगर उस तरह के प्रभाव होते हैं, तो आपको लड़की का नेचर पता चलेगा। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए आपको शुक्र और मंगल दोनों के ही प्रभाव देखने पड़ते हैं। ठीक है। जी। चले अब आगे चले। अच्छा सर, मैं एक सवाल जी। पूछ रहा था। हाँ बोलिए। सपोज किसी का लड़का लड़की हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली में वेनस और मार्स एक ही घर में बैठे हुए हैं। हम्म।
तो वो दोनों का तो मतलब वेनस के हिसाब से लग्न का घर तो हो गया, लड़का के हिसाब से भी हो गया, और लड़की के हिसाब से दोनों का घर हो गया पहला लग्न। बिल्कुल। तो सपोज और वेनस और मार्स को सटर्न और राहु देख रहे हैं, एक मिनट, मतलब। यहाँ पर एक मिनट, अभी होरोस्कोप एनालिसिस नहीं चल रहा ठीक है सर। है ना? हम्म। फिर वो होरोस्कोप सामने रखूंगा तब उस पर डिस्कस करेंगे, तब आप होरोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चंस लेना, है ना? ठीक। अभी यहाँ सर पर आपको ये बताएगा केवल नाड़ी ज्योतिष में कुंडली कैसे बनती है, जो आपको ये समझाने का है। अभी हमारे लिए क्या होता है, जैसे कि जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे ना, तो केवल ये लगन कुंडली आपके सामने होगी। इस लगन कुंडली को देखकर ही आप ये सारी कुंडली बना लोगे। मुझे जरूरत नहीं पड़ती इस किसी कुंडली की, मगर आपको सिखाना है। मुझे अगर किसी ने प्रोफेशन को रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो मैं यहाँ तुरंत शनि को देखूंगा और शनि से ही यहाँ सारे भाव कैलकुलेट कर लूंगा। क्यों? वो चीज होती है प्रैक्टिस से। अभी आप स्टार्टिंग लेवल पर हैं, तो इसलिए आप ये सिस्टम फॉलो करेंगे कि जिस चीज को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है उसको लेकर एक होरोस्कोप ड्रॉ करेंगे। साल 6 महीने प्रैक्टिस करते करते आपको होरोस्कोप ड्रॉ करने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। एक समय ऐसा आता है कि जरूरत ही नहीं पड़ती होरोस्कोप की। यहाँ पर किसी ने प्लानिटरी पोजीशन बताई कि भाई मेरा शनि मेष राशि में बैठा है और मेरा सूर्य बैठा है धनु राशि में, वो प्लानिटरी पोजीशन बताई, आप पूरी कुंडली अपने दिमाग में बैठा लोगे। जैसे कल ज्योति जी से बात हो रही थी, ज्योति जी ने मुझे केवल एक प्लानिटरी पोजीशन बताई थी, तो मैंने तुरंत बोलिया 1986 का होरोस्कोप है। तो कुंडली की हाँ जी सर, हाँ जी। प्रैक्टिस करते करते आपको वो एक्सपर्टाइज आ जाती है कि आपको कुंडली की भी जरूरत नहीं पड़ती। सर वो कैसे बताया था? वो भी बताऊंगा आपको। मैं बताया ना, वो प्रैक्टिस करते करते आ जाता है वो। अब प्रैक्टिस अच्छा करो अच्छा। आप उतनी। सर वो क्या बोले, हम सुन नहीं पाए थे सर। वो रिलीवेंट नहीं है, आप ध्यान मत दो उस पर। जो मैं फिर बोला, बता दीजिए सर। नहीं नहीं, अरे मैं बोला था कि प्रैक्टिस करते करते आपको कुंडली की भी जरूरत नहीं पड़ती। सामने वाला कोई पोजीशन बोलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कुंडली किस तरह की है, किस साल की है। आपको होरोस्कोप देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं एग्जाम्पल दे रहा था, कल ज्योति जी से बात हो रही थी मेरी, तो ज्योति जी ने मुझे एक प्लानिटरी पोजीशन बताई थी। उस प्लानिटरी पोजीशन को सुनकर ही मैंने उनको बोल दिया था कि ये इंसान विश्वास करने योग्य नहीं है और इसका बर्थ 1986 का है। हाँ ठीक है? जी। सर मुझे भी एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर जैसे कि आपने ये लगन कुंडली बनाई है, हम्म। तो सर जैसे किसी फीमेल को उसके बारे में ही जानना है, तो अपन लगन कुंडली को ही कंसिडर करेंगे या फिर वीनस को फर्स्ट वीनस हाउस में? को, वीनस को नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप वीनस को कंसीडर करेंगे। मैं आपको, मगर मैं देखिए, मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का आपको मैंने एक तरीका बता दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लगन कुंडली को यूज मत कीजिएगा। आप लगन कुंडली में जो लगन बैठा है आप उसका भी यूज कर लीजिएगा। क्या दिक्कत है आपको? एक्यूरेसी अगर चाहिए और ज्यादा, मैं मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही यूज करो, मगर मेरा काम क्या है कि आपको नाड़ी ज्योतिष में सिखाना। मैं आपको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा भाई। भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में नक्षत्र का कोई यूज नहीं है। भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में दशांतर दशा का कोई यूज नहीं है। मगर अगर आपको दशांतर दशा सिस्टम आता है, आप नक्षत्र का यूज करना चाहते हैं, आप अपनी सुविधा के लिए यूज कर सकते हैं। सर वैसे ही बिना इनके भी हो जाएगी बिल्कुल परफेक्ट प्रिडिक्शन, मैं मैं बिना कोई नक्षत्र के? मैं कोई नक्षत्र नहीं लेता, मैं कोई डिविजनल चार्ट नहीं लेता, मैं किसी तरह का कोई दशांतर दशा नहीं लेता। तो मैं फिर तो ये केवल, बहुत इजी हो गया। नहीं इजी नहीं हुआ। अभी आपको लग रहा है, अभी मान लीजिए यहाँ पर केतु 11 डिग्री के पर बैठा है, ठीक है? हाँ तो यहाँ से कैलकुलेशन करनी है, आनी चाहिए ना कि किस नवांश में हो सकता है, इस राशि में कितना प्रभाव दे रहा हाँ है। हाँ, वो तो समझ गई, वो तुम नवांश चार्ट बनाना। नहीं, नवांश चार्ट नहीं बनाना है, मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया। मतलब नवांश क्या है? एक राशि के हाँ, नौ, कौन सी राशि में बैठा ये है ना। ये यहाँ से लगभग लगभग जो है अपना प्रभाव पिछले 3 नवांश में छोड़ चुका है। अब नवांश कुंडली, मैंने क्या है, नवांश कुंडली तो छोटे बच्चों के लिए होती है जो हाँ कैलकुलेशन नहीं जी। कर सकते, हाँ, कुंडली के बाद वही होती है, पहले है कुंडली ना? तो। अब कैलकुलेशन नहीं कर नहीं, पाते आप तो फिर नवांश कुंडली खोल कर देख लो भाई, किसका मेजर इफेक्ट कहाँ पर है। अब सर कैलकुलेशन, पड़ेगी हमें नवांश की? नहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं किसी को नवांश नहीं अच्छा खुलवाता। अच्छा। हम सिर्फ और सिर्फ सर शुक्र और उससे मंगल, नहीं हम बृहस्पति और शनि से ही करेंगे ना सारी प्रिडिक्शन इसमें? पुरुष की कुंडली में फीमेल अच्छा। होरोस्कोप, अभी जैसे मैं आपको ज्योति जी बोल रही है ना, हाँ जी। जैसे आपकी कुंडली में शुक्र बैठा है कर्क राशि में, हाँ, तो 12th। आप अपनी कुंडली में कर्क राशि को लगन बना लीजिएगा, अपने बारे में ओके जानना है। ओके, ठीक है, आ गया समझ में? समझ गई। हाँ। अब चले आगे। हाँ जी।
ठीक है। और एक चीज, ये जो डिग्रीज होती है, डिग्रीज हाँ में पॉइंट भी होता है। सिर्फ डिग्री आपने जैसे होल ली है अभी, हाँ 11.78 ऐसे होती है ना डिग्रीज, या हाँ 8.96, तो हाँ जी इसमें हाँ जी हाँ जी। अभी क्या है, एक डिग्री होती है, क्या है, जैसे कि आप देखेंगे 13.20, 13.40, 13.60। भाई 13 से शुरू होगी और 14 तक जाने में डिग्री को लगभग 1 मिनट, ये सेकंड है, 20 सेकंड 40 सेकंड, 13 डिग्री 20 मिनट, ये मिनट है, 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 40 मिनट, 13 डिग्री 60 मिनट। तो यानी कि एक डिग्री से दूसरी डिग्री पर क्रॉस करने के लिए 60 मिनट का डिफरेंस होता है। तो वो जैसे जैसे प्लैनेट्स आगे बढ़ते हैं उस हिसाब से वो डिफरेंसेस आते हैं। जैसे कि आपकी किसी की कुंडली में 13 डिग्री 0। इसमें 60 नहीं है, मैं जो देख रही हूँ डिग्रीज तो 96, बहुत सारी, बहुत आगे तक की डिग्री, मतलब कम से कम 10 से 12 डिजिट्स है पॉइंट के बाद में। नहीं नहीं, आप कुछ गलत देख रही है। डिग्रीज देख रही हूँ मैं तो, प्लानिटरी डिटेल्स में आप डिग्रीज देख रही हूँ। शेयर कीजिएगा, आप दिखाइएगा, या ऐसा करते हैं क्लास के बाद में आपका, आप अपना क्वेश्चन लिख लीजिएगा। हाँ सर, क्लास स्टार्ट कर लीजिए। हाँ, क्लास के बाद में ना ये चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक ठीक है, है। ओके। तो हमने 9 प्लैनेट्स